हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKTI में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस सेशन में यानी ये जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज लाते हैं, इसमें UPPCL, ALP और बार्क जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, रिसेंटली में इसका वैकेंसी आया हुआ है। तो आशा करते हैं आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल किए होंगे। तो ये सब का जो क्वेश्चन है, इसका हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कराते हैं, वो भी फुल्ली डिस्कशन कराते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो आप लोग अगर हमारे प्लेलिस्ट में नहीं चेक किए हैं तो ये सब प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर कौन सा होगा? 20वां होगा, यानी 20 लेक्चर होगा। इससे पहले हम 19 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट या फिर चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आज का इस वीडियो में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। तो देखिए दोस्तों, जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता है, R बराबर रो L बटे होता है, हम लोग जानते हैं। तो R जो होता है समानुपाती L के होता है। तो इसी का तुलना कर देना है। इसमें हम R2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2, क्योंकि समानुपाती है इसलिए समानुपाती रखेंगे। तो यहाँ पे आपका R1 ए हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। यहाँ पे L1 जो हो जाएगा 1200 मीटर। फिर यहाँ पे L2 आपका हो जाएगा 240 मीटर। यहाँ पे R2 हमें निकालना है, निकाल लेंगे। तो R1 का मान रख देते हैं। R1 का मान है 60 ओम। R2 का मान ज्ञात करना है, बराबर L1 का मान दे दिया है 1200 ओम और L2 का मान 240। तो काट लेंगे इसे, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, ऊपर 10 बच गया, नीचे 2 से काट लेंगे, 5 इधर हो गया। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 60 बटे 5, या काट लेंगे, 15 चौके 60, 5 है तो 12 5 है 60, यानी 12 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12 ओम। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे तुलना कर लेंगे, फिर अपना गुणा भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा इजीली से। 12 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाले प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है। उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करना है। तो विद्युत धारा की गणना, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको बनाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका जो भी फाइंड आउट, जिसे जो दिया रहता है, पहले गिवन अपना लिख लेते हैं, उसके बाद फाइंड करते हैं। तो गिवन क्या है हमारा? R का मान दिया है 50 ओम, 50 ओम, और V का मान दे दिया है 200 वोल्ट। तो इसमें I का मान पूछ रहा है, तो ओम का नियम लगा देंगे। जानते हैं V बराबर IR होता है, या I बराबर V बटा R होता है। तो इसी में लगा लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V का मान दिया है 200, R का मान दिया है 50, कट जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार अगर जो गिवन है उसको आप रख देंगे तो इजीली से मालूम हो जाता है कि कौन सा फार्मूला लग सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यह तरीका होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट DC सोर्स से जोड़ा गया है। इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करिए। तो सेम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन लगाए हैं उसी फार्मूला पे लगेगा। I बराबर V बटे R हो जाएगा। तो V का मान दे दिया है 100 वोल्ट और R का मान दिया है 10 दहा में 100, यानी 10 एम्पियर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं LP CBT 2 23 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेम इसी प्रकार बार्क में भी इजी क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10 एम्पीयर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। देखिए उत्पन्न जो ऊष्मा पूछा है यानी हमें लॉस पूछा है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर से हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है आई का मान कितना है 10 एम्पीयर है और आर का मान कितना है 10 ओम है, तो रख देंगे मान। तो आई स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा इंटू आर का 10 है यानी 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1000 वाट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है दोस्तों, तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है तो उसे जो है P बराबर आई स्क्वायर आर से हम निकाल लेंगे इजी से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए भी LP एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 यानी 0.75 एम्पीयर की धारा उत्पन्न की जानी हो तो बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, बैटरी का जो है विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यानी आपका आर दे दिया है, एक आई दे दिया है, आपसे पूछ कर रहा है भी, तो ओम का नियम लगा देंगे V बराबर आई आर। मान रख देते हैं, आई का मान 0.75 है और आर का मान 20 है, तो क्या हो जाएगा आपका 7.5 इंटू 2 हो जाएगा 75 दूनी 150, यानी आपका 15 वोल्ट आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका LP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है, यदि अधिकतम वोल्टता 23√2 वोल्ट है तो एक ज्ञात तरंग के शिखर गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है, तो शिखर गुणांक का मान यानी पीक फैक्टर पूछ रहा है, तो पीक फैक्टर बराबर मैक्सिमम बटा RMS होता है, RMS होता है। ठीक है, मैक्सिमम बटे RMS होता है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम कितना दिया है, अधिकतम वोल्टता 23√2 दे दिया है, √2 दिया है, 23√2 दे दिया है। तो RMS बराबर हम जानते हैं, RMS बराबर VM/√2, VM/√2। ठीक है, तो VM की जगह क्या है 23√2 बटा √2, √2 2 से कट जाएगा, यानी RMS बराबर हो जाएगा आपका 23। ठीक है, तो इसी फार्मूला में फिर रख देंगे, तो पीक फैक्टर बराबर पीक वैल्यू बराबर मैक्सिमम बटे RMS होता है। तो मैक्सिमम दिया है 23√2 बटा के RMS अभी निकाले हैं 23, तो 23 से यानी 23 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपका √2। ठीक है, तो √2 अगर दिया रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन √2 ना देके √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, तो यह दिया है ऑप्शन डी में, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। AC सर्किट से ये सब हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछता ही रहता है। तो इसमें मेन पीक वैल्यू, जो पीक वैल्यू होता है मैक्सिमम बटे RMS होता है, तो ये मान याद रखेंगे आप। उसके बाद अधिकतम वोल्टेज दे दिया है, तो RMS जो होता है, RMS बराबर Vmax/√2 होता है, तो Vmax का मान रख देंगे, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर से आपका 23 आ जाएगा, 23, फिर 23 उठा के आप मैक्सिमम बट्टे RMS में रख देंगे, RMS की जगह 23 रख देंगे, मैक्सिमम जगह 23√2 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, इजली से आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड से बचाने के लिए किस उपकरण डिवाइस का उपयोग किया जाता है। MCB, पुश बटन, आइसोलेटर, स्विच। तो दोस्तों कोई भी सर्किट है उसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड से बचाने के लिए MCB का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा MCB। बात करें MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक,
और स्विच क्या होता है, जनरली स्विच हो जाता है जो हमें सर्किट को ऑफ ऑन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पुश बटन होता है, वह कभी एक स्पेशल डिवाइस होती है जो ऑफ ऑन के लिए ऑफ भी उसी से होता है, ऑन भी उसी से होता है, पुश बटन के द्वारा। आइसोलेटर होता है सर्किट ब्रेकर, जहाँ हाई वोल्टेज की लाइन होती है उसमें उसको सर्किट को ब्रेक करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए वहाँ पे प्रयोग किया जाता है आइसोलेटर का। ठीक है, तो ये सब आप फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर के बिना डीसी के चालू होने पर क्या होगा। मतलब अगर स्टार्टर नहीं लगाएंगे तो डीसी को चालू होने पर क्या होगा। ठीक है, डीसी मोटर को चालू होने पर क्या होगा। पहला, उच्च पक्ष विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होगा। दूसरा है स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह होगा। तीसरा, आर्मेचर के क्षति नहीं पहुंचती है। चौथा है आर्मेचर के प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह होती है। अगर हम स्टार्टर नहीं लगाएं, स्टार्टर के बिना डीसी को चालू करें तो हमारा उच्च धारा बढ़ जाएगा। ठीक है, उच्च धारा बढ़ जाएगा। देखिए स्टार्टर क्यों लगाते हैं, स्टार्टर में रेजिस्टेंस होता है, तो प्रारंभिक में जो होता है करंट हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। शुरुआत में स्टार्टर अपना ऑन करते हैं तो करंट लिमिट हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे मोटर अपना गेन कर लेती है तो हम स्टार्टर को फ्री कर देते हैं, हमारी मोटर नॉर्मल स्थिति में चलने लगती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्टार्टर में उच्च धारा प्रवाह होगा अगर स्टार्टर न लगाएं तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनरेटर मोड में यानी जनरेशन मोड में प्रचालित प्रेरण मोटर की गति क्या होगी। जनरेशन मोड में जो है प्रचालित प्रेरण मोटर की गति क्या होगी। पहला, तुल्यकालिक गति के बराबर। दूसरा, तुल्यकालिक गति के का कोई प्रभाव नहीं। तीसरा है तुल्यकालिक गति से ऊपर चलती है। चौथा है आपका तुल्यकालिक गति से नीचे चलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तुल्यकालिक गति से ऊपर चलती है। रन्स एबव द सिंक्रोनस स्पीड। जो जनरेशन मोड होता है उसमें इंडक्शन मोटर तुल्यकालिक गति से ऊपर चलती है जनरेशन मोड में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जनरेशन मोड में जो प्रचालित जो प्रेरण मोटर होती है तुल्यकालिक गति से ऊपर चलती है। जो इसे मतलब इस प्रकार के प्रेरण मोटर जनरेटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जनरेटर के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो है ऋणात्मक स्लिप का परिणाम होता है, इसमें नेगेटिव स्लिप का परिणाम होता है। और प्रेरण मशीन की गति जो है तुल्यकालिक गति की से ऊपर होनी चाहिए। इसका जो प्रेरण मोटर की गति है तुल्यकालिक सिंक्रोनस गति से ऊपर होनी चाहिए, तभी यह जनरेटर का भांति वर्क करेगा, है ना। तो ऑप्शन सी आप याद रखेंगे, तुल्यकालिक गति से ऊपर चलती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए कितने प्रकार के बिंदु प्रवर्तक पॉइंट स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। 1 प्रकार, 3 प्रकार और सी 2 प्रकार, चौथा डी प्रकार। तो मेनली डीसी मोटर के लिए हमें 3 प्रकार का स्टार्टर प्रयोग किया जाता है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन होता है, देखिए एक पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर 2 पॉइंट स्टार्टर किसमें प्रयोग किया जाता है, श्रेणी मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर। दूसरा होता है हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर इसमें शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर। तीसरा होता है हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर यह भी शंट तथा कंपाउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। मेनली 4 पॉइंट स्टार्टर शंट तथा कंपाउंड दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, और इससे पहले 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है मेनली शंट मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो इस प्रकार का 3 प्रकार का स्टार्टर होता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यदि वोल्टा का आरएमएस मान
230/√2 वोल्ट है। तो AC परिपथ में वोल्टता का शिखर मान पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा? ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है हमारा, जैसे VRMS दे दिया है 230/√2 ना दे दिया है, तो हम जानते हैं VRMS बराबर VM/√2 होता है, या Vmax/√2 VRMS हो जाएगा। तो VRMS का मान रख देते हैं, तो √2 इंटू 230/√2 से कैंसिल हो जाएगा। तो VRMS बराबर कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा। सॉरी, Vmax बराबर कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जानते हैं हम दोस्तों, पीक टू पीक, जैसे ये आपका AC साइन वेव है, तो ऊपर पीक Vmax हो जाएगा और नीचे वाला Vmax हो जाएगा। तो पीक टू पीक के लिए होता है 2Vmax होता है, ये आपका होता है पीक टू पीक के लिए। तो बस इसमें मान हम रख देंगे, तो 2 गुणे Vmax का मान अभी निकाले हैं 230, ठीक है, गुणा कर दें 23 दूनी 46, यानी 460 आपका क्या आ जाएगा? वोल्ट आ जाएगा, 460 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है 660 वोल्ट, दूसरा 842 वोल्ट, तीसरा 355 वोल्ट, चौथा 115 वोल्ट, और हमारा कितना आया है? 460 आया है। तो दोस्तों पीक टू पीक 460 आया है, तो इसके नज़दीक वाला लगा देंगे। अगर देखिए, ये तो जो आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया है ऑप्शन ए माना गया है, ठीक है। अगर एक्चुअल में आपका आ जाएगा 460 तो इसमें लगा देंगे, अगर नहीं दिया है तो इसके नियर बाय जो है उसको आप टिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन मेथड यही है, आप ऐसे ही लगाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, फिर अपने से आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा आपूर्ति की गलत ध्रुवता से विद्युत अपघट्य के संधारित्र से जुड़ने पर क्या होगा? पहला, संधारित्र अप्रभावित रहता है, दूसरा संधारित्र विपरीत दिशा में काम करता है, तीसरा संधारित्र ठीक से काम करता है, चौथा संधारित्र अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर DC आपूर्ति की गलत ध्रुवता से विद्युत अपघट्य प्रकार के संधारित्र से जोड़ते हैं तो हमारा संधारित्र अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। गलत तरीके के मतलब प्लस के जगह माइनस जोड़ देते हैं और माइनस की जगह प्लस को जोड़ देते हैं, तो संधारित्र अस्थायी रूप से हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो जो संधारित्र होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो संधारित्र होता है, इसका मान 1 माइक्रोफैरड से 2000 माइक्रोफैरड तक होता है, और इसमें वर्किंग वोल्टेज की बात करें तो 450 वोल्ट तक या DC वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह फिल्टर सर्किट वगैरह में प्रयोग किया जाता है, और इसका स्थिर मान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सब फैक्ट भी याद रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DC जनित्र का कौन सा घटक कम्यूटेटर पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलन से धारा को एकत्र करता है? पहला शाफ्ट, दूसरा इंटरपोल, तीसरा आर्मेचर कोर, चौथा कार्बन ब्रश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका कार्बन ब्रश। जो कार्बन ब्रश होता है दोस्तों, वह कम्यूटेटर पे आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडली से धारा को कलेक्ट करता है, एकत्र करता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कार्बन का प्रतिरोध जो है तांबे के प्रतिरोध से अधिक होता है, जिससे इसमें स्पार्किंग नहीं होता है, ठीक है। और यह NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण रखता है, जो आपका कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग छोटी मशीनों में कार्बन ब्रश होता है और बड़ी मशीनों में हमें कॉपर का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सब भी फैक्ट आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बड़े उद्योग में शून्य भार स्थिति में
सिंक्रोनस मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है? माने बड़े उद्योग हैं तो शून्य भार स्थिति में तुल्यकालन सिंक्रोनस मोटर के संचालन का क्या उद्देश्य है? पहला, अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करना। दूसरा, एक से सोर्सेज के रूप में काम करना। तीसरा, शक्ति गुणांक में सुधार करना। चौथा है शक्ति निर्धार में सुधार करना। तो दोस्तों मेनली आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मेनली बड़े उद्योग में शून्य भार की स्थिति में जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका प्रयोग करने से क्या होता है कि शक्ति गुणांक में सुधार करना होता है। ठीक है, पावर फैक्टर में इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादातर मोटरें इंडक्शन मोटर चलती हैं तो वहाँ का पावर हमारा लैग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डाट को कम करने के लिए शक्ति पैरामीटर में लौह कोर के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात मिश्र इस्पात का उपयोग किया जाता है। पहला, घर्षण हानि को। दूसरा, ताम्र हानि। तीसरा, भंवर धारा हानि। चौथा, शैथिल्य हानि। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शैथिल्य हानि को कम करने के लिए विशेष प्रकार का सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही बात करें भंवर धारा हानि को कम करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? लेमिनेशन किया जाता है, कोर को लेमिनेट किया जाता है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो होता है ताम्र हानि, तो ताम्र हानि जब ट्रांसफार्मर में लोड लगाते हैं तब हमारा ताम्र कॉपर लॉस होता है। शैथिल्य हानि, शैथिल्य का सूत्र होता है WH बराबर नीटा बी मैक्स 1.6 FV होता है। ठीक है, और वहीं एडी करंट भंवर धारा हानि का बात करें तो WE जो होता है बराबर नीटा बी स्क्वायर मैक्स F स्क्वायर V स्क्वायर T होता है। हाँ, T स्क्वायर V होता है। ठीक है, तो ए एडी करंट का होता है और ए हिस्टैरिसीस का होता है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, विभक्त कोर के साथ एक धारा पैरामीटर जब रिकॉर्डिंग मीटर के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो कहलाता है एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, क्लैंप मीटर, वाट मीटर। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्लैंप मीटर। ठीक है, जब विभक्त कोर के साथ एक धारा पैरामीटर करंट ट्रांसफार्मर जब रिकॉर्डिंग मीटर के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो वो कहलाता है क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर क्या होता है दोस्तों? क्लैंप मीटर आपका होता है जैसे कि कोई भी करंट प्रवाहित हो रही है कोई भी वायर में से, तो वायर के पास अगर हम क्लैंप मीटर को लगा देते हैं तो हमें रीडिंग दे देता है कि कितना उसमें से प्रवाहित धारा हो रहा है ना। तो क्लैंप मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लैंप मीटर अब पहले मल्टीमीटर में क्या करते थे हम उसमें उसको लगा के हम देखते थे, लेकिन अब क्लैंप मीटर के द्वारा हम बस वहाँ सटा देंगे, उसके वायर की जगह सटा देंगे, हमें पता चल जाएगा इसमें से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो हमारा एक क्लैंप मीटर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च गति प्रत्यावर्तक में किस प्रकार का घूर्णन रोटेशन प्रयुक्त होता है? समुत्तक ध्रुव प्रकार का रोटर, बेलनाकार, सर्पी वाला प्रकार का, द्विखंड पिंजरा प्रकार का। उच्च गति है तो उच्च गति में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेलनाकार। तो बेलनाकार जो होता है दोस्तों वो अति उच्च गति यानी हाई स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वाष्प टरबाइन ये सब होते हैं ना थर्मल पावर प्लांट में, उसमें प्रयोग किया जाता है। इसका जो है व्यास कम होता है लेकिन एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोल जो होते हैं कम होते हैं, 2 पोल प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए स्पीड हाई हो जाती है, 3000 RPM तक हो जाती है। वहीं सम्मुख ध्रुव प्रकार का बात करें यानी सैलिएंट पोल रोटर का बात करें तो एक्सियल लेंथ जो होती है कम होती है, व्यास ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ स्पीड कम होता है। ठीक है, मेनली ये हाइड्रो पावर प्लांट में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, 100 से 500 RPM तक होता है इसका RPM रोटेशन करने का स्पीड।
तो ये सब बात याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी आपूर्ति से कम काम करने वाले के लिए छोटे आकार के उच्चतम धारिता के लिए किस प्रकार का संधारित्र बनाया जाता है? विद्युत अपघटन संधारित्र, दूसरा फिल्म संधारित्र प्रकार, तीसरा सेरेमिक संधारित्र, चौथा परावैद्युत संधारित्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरेमिक संधारित्र, है ना। सिरेमिक संधारित्र प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो होते हैं फिल्टर में प्रयोग किए जाते हैं। संधारित्र इनपुट फिल्टर परिपथ इलेक्ट्रॉनिक में सबसे सरल और सबसे सस्ता होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरेमिक संधारित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है? गोडाउन वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, तीसरा होम थिएटर वायरिंग, चौथा बेडरूम वायरिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, होम थिएटर वायरिंग। जो होम थिएटर वायरिंग होता है यह मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के लिए उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होने या बहुध्रुवी चुंबकीय के लिए किस प्रकार की चुंबकीकरण विधि का उपयोग किया जाता है? पहला परंपरागत चुंबकीय विधि, दूसरा स्थैतिक चुंबकीय विधि, तीसरा स्थैतिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चौथा धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, AVO मीटर का उपयोग ... को मापने के लिए किया जाता है। एम्पियर, वोल्ट, आवृत्ति, एम्पियर, वाट, प्रतिरोध, तीसरा एम्पियर, वाट, आवृत्ति, चौथा एम्पियर, वोल्ट, प्रतिरोध। तो देखिए AVO जो होता है वो मेनली एम्पियर, वोल्ट और प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। AVO जो है मल्टीमीटर जो होता है उसमें यह प्रक्रिया अपनाया जाता है। मल्टीमीटर के द्वारा एम्पियर, वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। उसमें आवृत्ति या पावर को मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीटर बहुत इस समय एररलेस मल्टीमीटर है, इस समय ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पहले एनालॉग मल्टीमीटर होता था उसमें कुछ एरर आता था, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर ये बहुत ही परिशुद्ध हमें रीडिंग देता है। तो AVO के द्वारा एम्पियर, वोल्ट और प्रतिरोध मापा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब भार लोड की बिजली की मांग पावर डिमांड से बढ़ जाती है तो 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन किस रूप में किया जाता है? स्टार में, श्रेणी में, डेल्टा में, समानांतर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जब हमारा लोड जो होता है उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है तो 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, समांतर में कनेक्ट करते हैं। तो समांतर में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम हमें जो फेज सीक्वेंस होता है हमारा मस्ट भी सेम रहना चाहिए, इसका हम ध्यान देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरित लाइटनिंग स्ट्रोक से उपकरण की सुरक्षा के लिए जिस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे ... कहा जाता है। परिपथ भंजन, विलगकारी, त्वरित रोधक, चौथा है त्वरित प्रतिरोधक। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, त्वरित रोधक यानी लाइटनिंग अरिस्टर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है त्वरित लाइटनिंग स्ट्रोक से सुरक्षा के लिए, है ना। तो मुख्यतः यह जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला हॉर्न गैप लाइटनिंग अरिस्टर, दूसरा जो होता है ऑक्साइड फिल्म लाइटनिंग अरिस्टर होता है, तीसरा पायलट लाइटनिंग अरिस्टर होता है और चौथा जो होता है थायराइड लाइटनिंग अरिस्टर होता है। तो ये सब आप लाइटिंग अरिस्टर के बारे में याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 ओम के 4 प्रतिरोध है, सेम वैल्यू के हैं 4 प्रतिरोध, वो भी समांतर में है। तो जितना वैल्यू है रेजिस्टेंस का यानी 10 वैल्यू है, बता नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस कितना है हमारा 4 है, तो भाग कर देंगे 2.5 ओम आ जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। या फिर हम बेसिक जो फार्मूला है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 इससे भी लगाएंगे तो इतना आएगा। और इसमें क्या होता है, जब पैरेलल में समान वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं तो रेजिस्टेंस बटा के रेजिस्टेंस की संख्या, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जे किस प्रकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने के लिए क्षमता होती है। ठीक है, तो दोस्तों पहला दिया है 4 गेज, दूसरा 10 गेज, तीसरा 12, चौथा 18। तो मेनली आपका 4 गेज हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है 4 गेज में। ठीक है, 4 नंबर के गेज में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण सब स्टेशन नहीं है। ओवरडोज डोर सब स्टेशन, दूसरा है इंडोर सब स्टेशन, तीसरा आउटडोर सब स्टेशन, चौथा है अंडरग्राउंड सब स्टेशन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ओवरडोर सब स्टेशन होता है यह नहीं होता है। ठीक है, बाकी आपका इंडोर, आउटडोर, अंडरग्राउंड सब स्टेशन ये सब होता है। ओवरडोर सब स्टेशन नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में प्रयुक्त मापन विधि की पहचान करें। तो R में W1 दिया है, Y में W1 दिया है और यहाँ पे आपका RY B देना चाहिए, इसमें नहीं है, यानी 2 आपका है। तो कौन सा मापन है। ऑप्शन ए है 2 कला 2 वाट मीटर विधि, 3 कला 2 वाट मीटर विधि, तीसरा है 3 कला 3 वाट मीटर, चौथा 3 कला प्रतिघाती शक्ति विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 कला है यानी 3 फेज है लेकिन 2 वाट मीटर विधि है, क्योंकि 2 ही फेज में हमारा वाट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, इजीली से हम फिगर देख के बता सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 कला 2 वाट मीटर विधि। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो बात करें जो वाट मीटर होता है, कुल शक्ति बराबर W बराबर W1 प्लस W2 होता है। ठीक है, और शक्ति गुणांक जो होता है cos फाई बराबर cos tan इनवर्स, इसका फार्मूला आता है √3 W1 माइनस W2 बटा के W1 प्लस W2। तो इस तरह का भी क्वेश्चन देता है, इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह याद रखेंगे आप। और 2 वाट मीटर जो होता है विधि, इसका प्रयोग 3 फेज संतुलन या मतलब बैलेंस या अनबैलेंस भार के शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो 2 वाट मीटर होता है वह 3 फेज में बैलेंस अनबैलेंस के जो शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करें 3 फेज 3 वाट मीटर, उसका अनबैलेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को इंगित नहीं कर रहा है। कभी कभी दोनों टर्मिनलों को एक वस्तु के साथ संपर्क न बनाएं, दूसरा है सुरक्षात्मक उपकरण पहने, तीसरा हमेशा समय समय पर स्नेहक लुब्रिकेंट डाल देते रहें, चौथा है बैटरियों को धातु के संपर्क से बचाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा समय समय पर लुब्रिकेंट डाल देते रहें। तो दोस्तों जो बैटरियों के प्रबंधन के दौरान होती है बरती जाने वाली सावधानी को इंगित यह नहीं कर रहा है, क्योंकि बैटरी में कोई लुब्रिकेंट हम नहीं देते हैं। हाँ, जेल देते हैं, उसके जो टर्मिनल होता है उस पर ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, लेकिन लुब्रिकेंट हम नहीं देते हैं समय समय पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धातु की प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो विद्युतीय रूप से अर्थ के सामान्य द्रव्यमान से जुड़े हैं तो उन्हें ... कहा जाता है। अर्थ वायर, अर्थ टर्मिनल, तीसरा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, चौथा है अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो अर्थ से सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं तो वह अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन बत्ता यानी बैटन तार स्थापन का एक लाभ है? पहला, आग लगने का उच्च जोखिम होता है। दूसरा, केवल 250 वोल्ट से कम के लिए उपयुक्त होता है। तीसरा, क्षरण धारा की कम संभावना होती है। चौथा, इसे आर्द्र रासायनिक प्रभावों से युक्त खुले और बाहरी क्षेत्रों में स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षरण धारा की कम संभावना इसमें, यानी जो लीकेज करंट होता है इसमें कम संभावना होती है। ठीक है, बैटन वायरिंग जो होता है दोस्तों ये अस्थायी वायरिंग होती है, ये आप याद रखेंगे। हमारी अस्थायी वायरिंग का मतलब टेम्पररी वायरिंग होती है, जैसे मेले में या फिर वैसे स्थान पे शादी विवाह में जहाँ लगाते हैं फिर निकाल लेते हैं, उसे अस्थायी वायरिंग। और हमारा जो पीवीसी होता है, कंसील्ड होता है, ये सब अस्थायी वायरिंग होती है। तो ये सब भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर का प्रारंभक बला गुण होता है, यानी द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज रनिंग टार्क का 200%, दूसरा है रनिंग टार्क का 50, तीसरा रनिंग टार्क का 450, चौथा है रनिंग टार्क का 100%। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रनिंग टार्क का 450% होता है ना। जो यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है रनिंग टार्क का 450% होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू संपर्कन प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भू संपर्कन यानी अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला, छड़ की लंबाई बढ़ाना, दूसरा छड़ के व्यास को घटाना, तीसरा ताप द्वारा मृदा को शुष्क करना, चौथा है कई छड़ों का उपयोग करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कई छड़ों का उपयोग करना। अगर कई हम छड़ों का उपयोग करेंगे तो प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता है उसे डॉट 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 कहा जाता है? विभव ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, सेल ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों, जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान यानी कोई लॉस नहीं होता है उसे मेनली आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम जानते हैं, ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता है, और ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करता है। ठीक है, यह वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। यह पावर और फ्रीक्वेंसी और ऑपरेंट पावर को चेंज नहीं करता है। तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक ड्राइव नहीं है? डीसी ड्राइव, एसी ड्राइव, भंवर धारा ड्राइव, फील्ड ड्राइव। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फील्ड ड्राइव नहीं होता है, बाकी डीसी ड्राइव होता है, एसी ड्राइव होता है और एडी करंट ड्राइव होता है, लेकिन फील्ड ड्राइव आपका नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भू इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त ताम्र प्लेट की मोटाई होती है 3.75 mm, 3.0 mm, तीसरा है 3.15 mm, चौथा है 3.5 mm। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 mm होता है। भू इलेक्ट्रोड के रूप में ताम्र प्लेट की मोटाई जो होता है 3 mm होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प में दो इलेक्ट्रोड के बीच बिजली के डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश मिलता है? हैलोजन लैंप, वैक्यूम लैंप, तीसरा आर्क लैंप, चौथा डिस्चार्ज लैंप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज लैंप, है ना। जैसा क्वेश्चन में दिया है बिजली के रूप में डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश मिलता है तो डिस्चार्ज लैंप कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को वास्तविक गति कहा जाता है? पहला, रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र को, दूसरा स्टेटर गति को, तीसरा रोटर में निर्मित अभिभाव की गति को, चौथा रोटर की गति को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो मेनली रोटर की गति होती है वह 3 फेज इंडक्शन मोटर में वास्तविक गति होती है ना, रोटर की गति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रोटर की गति जितना ज़्यादा रोटेट करेगी उतना हमें लाभ होगा।
मैकेनिकल दृष्टि से हमें उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो रोटर की गति पे निर्भर होता है वास्तविक गति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर होता है? पहला है श्रेणी फिल्टर, श्रेणी प्रेरक फिल्टर, दूसरा चौक इनपुट एलसी फिल्टर, तीसरा संधारित्र इनपुट फिल्टर, चौथा है आरसी फिल्टर। तो सबसे अच्छा फिल्टर संधारित्र इनपुट फिल्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों फिल्टर क्या होता है? तो संधारित्र इनपुट फिल्टर जो होता है, फिल्टर जो होता है, जब किसी रेक्टिफायर के द्वारा, जो रेक्टिफायर होता है ना एसी को डीसी में चेंज करना, तो जब किसी रेक्टिफायर के द्वारा लोड को डीसी प्राप्त होती है तो उसमें कुछ पल्सेटिंग रह जाता है, पल्सेटिंग करंट रह जाता है, उसे हम ऊर्मिका घटक कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार रेक्टिफायर से प्राप्त वोल्टेज से ऊर्मिका समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो युक्ति होता है फिल्टर कराता है। यानी कहने का मतलब है, जब हम एसी से डीसी में बदलते हैं तो डीसी प्योर डीसी हमें नहीं मिलता है, कुछ उसमें रिपल फैक्टर मौजूद होते हैं। तो वही रिपल फैक्टर को दूर करने के लिए हम एक फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं, उसी को हम फिल्टर कहते हैं। ठीक है, फिल्टर मेनली होते हैं जैसे शंट कैपेसिटर फिल्टर होता है पहला, दूसरा होता है इंडक्शन फिल्टर होता है, तीसरा आपका श्रेणी एलसी फिल्टर होता है। तो ये सब से हम रिपल को दूर करते हैं, ऊर्मिका घटक को दूर करते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन बस यही तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे इलेक्ट्रिकल ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। ये सभी एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन तो यही नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो होता है उसके आधार पे यही कंसेप्ट एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।